नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल, हमारी कंपनी का नाम है प्रोपडार्ट। साथियों, प्रोपडार्ट एक रियल एस्टेट सेगमेंट की कंपनी है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे, न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा अर्बन, राया हेरिटेज इस 5 जगह पर गवर्नमेंट की एक्विजिशन वाली लैंड, अथॉरिटी प्लॉट्स ऐसे सेगमेंट्स में काम करती है। आपने इस चैनल पर देखा होगा लॉट्स ऑफ पॉडकास्ट, लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट वीडियोज़। आज उसी सीरीज़ में हम एक पॉडकास्ट की वीडियो लेकर आए हैं। और जो आज हमारे गेस्ट हैं वो हैं अमित जी। अमित जी एक्स एयरफोर्स पर्सन हैं। तो आज हम आपको इनका पूरा इंट्रोडक्शन प्लस आज की डेट में जहां ये रियल एस्टेट सेगमेंट में काम कर रहे हैं उसका अपना एक्सपीरियंस आप तक साझा करेंगे। अमित जी, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा बेसिकली पहले हम कस्टमर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये बताना चाहेंगे, आप अपना परिचय दे दो एक बार, फिर कम टू द पॉइंट आते हैं। ज़रूर सर। मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैं एक्स इंडियन एयरफोर्स एंड मैंने जो है 20 साल की नौकरी करी है इंडियन एयरफोर्स में, सर्विस किया है। और ये 20 साल के सर्विस के बाद, पहले 20 साल की सर्विस काफ़ी ग्लोरियस रही। मैं जो रिटायरमेंट जो था मेरा, अपने चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर हेडक्वार्टर्स से रिटायर हुआ था। उसके जो है रिटायरमेंट के बाद ही मैंने ये प्लान कर लिया था कि मैं किसी न किसी एंटरप्रेन्योरशिप में ही जाऊँगा। तो जी। उसी एंटरप्रेन्योरशिप के मैं बताना भी चाहूँगा कि मैं कपिल जी से ही आके मिला था फर्स्ट टाइम, इनसे ही मैंने करियर काउंसलिंग की थी। ही वाज़ वेरी एक्टिव एट दैट पॉइंट। इनका मैं वीडियोज़ वगैरह भी देखता था, किसी के संपर्क के थ्रू इनका इन्फॉर्मेशन मिला था। और मैं आने के बाद जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी रियल एस्टेट में, तो इन्हीं के गाइडेंस के अनुसार हमने बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ग्रो किया, बहुत बड़ी टीम बनाई। और उसके बाद जो है, अब जो है प्रेज़ेंटली मैं अभी कह सकता हूँ कि बिल्डर की सामान जो गॉड में जितने भी हमारे कह सकते हैं गॉड से स्टार्ट किया था, गॉड बिल्डर से स्टार्ट किया था। बट अब मल्टीपल बिल्डर्स में मैं वर्क करने लगा हूँ। और कहीं न कहीं हमारी अब 132 नोएडा 132 में एटीएस बुकेट में हमारा ग्रोवाइज़ रियल्टर के नाम से कंपनी है। और हमारी जो है 22 लोगों की टीम अब बन चुकी है। और एक जो है एक्स इंडियन एयरफोर्स ने भी हमें ज्वाइन किया है जल्दी हमारी टीम में। और हम अब काफ़ी सेटअप तक पहुंच चुके हैं, और अभी भी हम मोटिवेशन लेते रहते हैं कपिल जी के साथ में। और आगे चाहेंगे कपिल जी के कॉपरेशन के साथ में और भी। और डिफेंस वालों के लिए कुछ मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मेरा एक मोटो ज़रूर है कि मैं आगे चल के कुछ ऐसे टाउनशिप्स भी डेवलप करना चाहता हूँ विज़न में, जिसमें कि डिफेंस वालों को घर मिले। तो उस विज़न पे भी वर्क कर रहा हूँ उनके, क्योंकि उनका कहीं न कहीं बजट बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। और मैंने जो सफ़र किया है कि वो मैं चाहूँगा कि मेरे डिफेंस वाले या फिर ऑफ़िसर्स, उनको कहीं न कहीं वो इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो फँस जाते हैं, कहीं न कहीं उनको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाती। तो उस विज़न में मैं वर्क करना ज़रूर चाहूँगा। एक टाउनशिप भी डेवलप हो फ्यूचर में जी, डिफेंस जी, वालों जी, की। जी, जी। नाउ कपिल बहुत-बहुत सर। धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप पहले डिफेंस में थे, एयर फ़ोर्स में आप काम कर रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे। वहाँ में और अब प्राइवेट सेक्टर में आए हो, दोनों में आपका क्या कंपैरिज़न है? क्या अंतर नज़र आ रहा है? मतलब लोगों की नीति को देखते हुए, क्योंकि देखो डिफेंस के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो अंदर से एकदम क्लियर कट होते हैं, कोई ऐसा घुमाव फिराव वाली बात नहीं होती, टैग टू टैग स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। आज आपने जो फील्ड ज्वाइन किया वो एक रियल इस्टेट ज्वाइन किया है, इसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग भी आपको मिलते हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज कर रहे हो? ये मैनेजेबल पॉइंट में कहीं कोई चुनौती या कोई ऐसा आपके सामने कोई ऐसा चुनौती आई जिससे आप ना फेस कर पाए हो? दोनों को कहाँ देखते हो, दोनों फील्ड को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया इन्होंने, क्योंकि डिफेंस में जॉब करना और रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योरशिप में भी रियल एस्टेट करना, एक दोनों ही एक अपोजिट डायरेक्शन है। बिकॉज जो हम डिफेंस में नौकरी करते हैं, हमारा एक लेट डाउन प्रोसीजर होता है। जी, क्योंकि कपिल जी भी इन्होंने बताया होगा आप लोगों को कि ये भी जो है कहीं ना कहीं सीआरपीएफ में थे, जी, जी, तो जी। जानते हैं हमारे यहाँ लेट डाउन प्रोसीजर होता है, सारा कुछ डिसिप्लिन में होता है। और हमारे बॉस ने कह दिया कि यस फायर, देन वी हैव टू फायर। यस, वी डोंट हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू आवर सीनियर्स की करें कि नहीं करें। वी बिल्कुल। हैव टू जस्ट फायर द जी, ऑर्डर्स। जी, तो ये हम लेट डाउन प्रोसीजर और डिसिप्लिन के साथ आए हैं, 1 रुपए का भी इधर-उधर नहीं कर पाते। और सोचने भी मेरे दिमाग में भी नहीं आता था जी। कि कोई भी किसी के साथ मतलब कहीं गलत हो, तो हम लोग सबसे फर्स्ट होते हैं डिफेंस वाले, जी, हमारे जी। दिल से जुड़े होते हैं अपनी जी, कंट्री जी, से, जी, जी। अपने देश से जुड़े होते हैं बहुत हार्ट से। जी, बट जैसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी जो चेंजेस लगी, यहाँ पे क्या है कि ये कंपटीशन का फील्ड है। कहीं न कहीं ये कॉमन भी है कि देखिए जहाँ कंपटीशन होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन होता है, ये रियल जी, एस्टेट भी कंपटीशन है। जी, तो यहाँ पे कई चीज़ें जगह पे आपको
आपको बहुत देखने को मिलेगा कि कई तरह के लोग मिलेंगे। बिल्कुल। कई जगह लगेगा कि आपको हो सकता है कि आपका ही जो आपकी कमाई है वो फंसने को हो जाती है, कई बार बिल्कुल। आपको नहीं मिल पाता कहीं चीज़ों में। बट मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता था कि चलो कोई नहीं, यहाँ नहीं मिला, चलो बंदे ने कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं कुछ रिच किया आउटपुट है तो हुआ है, आगे आगे कहीं तो ना कहीं। आगे मैं इसे ओवरकम कर जाऊंगा, क्योंकि जी। चलो कहीं ना कहीं उस बंदे को प्रॉपर्टी मिल गई है। जी। मेरा हमेशा रहा, मैं एक्चुअली लॉ किया हुआ है, एलएलबी, वायु भवन ने डिफेंस नहीं करवाया मेरे को भी, जी। तो मैंने लॉ किया डिफेंस की वजह से। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैं लीगल मैटर पे भी लड़ पड़ा है, अपने क्लाइंट्स के लिए लड़ा। जी। क्लाइंट्स को कहीं ना कहीं फंसने का चांसेस भी कई बार आ जाते हैं, जैसे सेलर बायर का कई बार इशूज आते हैं। जी। बट मैंने अपने लीगल फील्ड को प्रॉपर यूज़ किया, रेरा को प्रॉपर यूज़ किया, अपने क्लाइंट को जस्टिस दिखाया। बट इस फील्ड में अब आने के बाद मैं स्टेबल हो गया हूँ काफ़ी, जी। तो कई अंडरस्टैंड कि ये इस फील्ड की रिक्वायरमेंट हो सकती है कंपटीशन, बट यहाँ हमें मेंटेन करना चाहिए, डिफेंसिव मेंटेन करना चाहिए अपनी। अगर ह्यूमैनिटी को मेंटेन करेंगे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्लाइंट बिल्कुल का बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, बिल्कुल तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ यहाँ इसी फील्ड में आके एनालाइज करी थी। पहले हम क्या था कि भाई डिफेंस में जॉब कर रहे हैं तो एकदम अंदर से एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है ना, समय हमें सिखा के चला जाता है, लोग हमें सिखा के चले जाते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि भाई नहीं, यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको टैग टू टैग ही रहना पड़ेगा, प्रोफेशनल वर्क करना पड़ेगा, ऑन पेपर रखना पड़ेगा। इस हमारे वाले फील्ड में जो भी हम काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, वर्बली चीज़ें बहुत होती हैं। करेक्ट। आदमी सोचता है हाँ जी कह दिया, जवान की वैल्यू है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों की जवान को यहाँ बदलते देखा है, जो अपने आप में बहुत सक्षम है, बहुत अच्छा प्रोफेशनली हैं, बाजार में नाम है, लेकिन वो भी लास्ट टाइम पे जहाँ घाटा आता है, जहाँ नफ़ा है वहाँ जवान रख दी जाती है, जहाँ करेक्ट। लगा 50 लाख 1 करोड़ का घाटा है, वहाँ आदमी क्या है तुरंत बैक मार जाता है। एग्जैक्टली। ये चीज़ आपने भी एनालाइज करी एग्जैक्टली होगी। यही चीज़ें तो होती हैं। मेरा हमारा कंसर्न ये है कि भाई हम कोई भी काम करें, उसको ऑन पेपर प्रोफेशनली करें, क्योंकि एग्जैक्टली। आदमी क्या, जवान झूठी हो सकती है, पेपर को झुठला नहीं सकता आदमी। एग्जैक्टली। तो उस एग्जैक्टली। केस में क्या, आप छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, आप एक छोटा प्लॉट बेच रहे हैं या आप 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। मैंने ये भी चीज़ देखी है कि आदमी छोटी चीज़ में सोचता है चलो वर्बली कर दें, इसकी तो 50 लाख वैल्यू है, लेकिन उसी काम को आप 100 करोड़ का करना जाओगे तो आप पहले सोचोगे यार ये बड़ा काम है, इसमें पेपर वर्क जरूर करना है, इसमें एक एक चीज़ लिख के लेनी है। एग्जैक्टली। कल को सपोज करो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो वाला सिस्टम हो जाएगा, मानो कुछ 19-20 हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो वही काम हम अगर अपनी आदत में शुमार करके कि भाई हाँ छोटा भी कर रहे हैं हम, उसको भी अगर हम पेपर पे लेके चलें तो हमारी आदत में शुमार हो जाता है। जैसे आप डिफेंस में खुद रहे हो, वहाँ पे क्या है, एक आदत डाली जाती है, जैन सर जैन सर जैन सर, है ना। मतलब तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर हम प्रोफेशनली जैसे काम करें तो उसमें 1% कहीं दिक्कत आती नहीं नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत चलो नहीं। ये तो हमारी पर्सनल बातें हो बात गई। सही हुई। अभी जैसे आपने जब शुरू किया था, जब हमारी आपकी मुलाकात हुई, रेगुलर टच में भी रहे, लॉट्स ऑफ वर्क भी हमने साथ में करा, आपने गौर यमुना सिटी किया, करेक्ट। आसपास का थोड़ा बहुत और भी काम किया। करेक्ट। उसके बाद आपको ये लगा कि नहीं, क्योंकि आप अपने दिमाग से उसको एक्टिव करके काम को कर रहे थे, तो आपको ये लगा कि यहाँ मैं सीमित हो जाऊंगा। आपको ये लगा कि इस 250 एकड़ की टाउनशिप में सिमट के ना रह जाऊंगा, एग्जैक्टली। मुझे बाहर निकलना बाहर चाहिए। निकलना चाहिए। फिर आप 1-2 बार फिल्म सिटी की वीडियो बनाए, 1-2 बार अथॉरिटी के प्लॉट्स की बनाए, फिर 22D गए। तो मतलब आपके अंदर एक जिज्ञासा मेरे को नजर आई कि हाँ आप बाहर निकलना चाहते हो। एग्जैक्टली। आपसे पहले भी बहुत डीलर गौर सिटी में बैठे हुए हैं, जो उसी 250 एकड़ में किराया भी कर रहे हैं, इंटीरियर भी कर रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, बेच भी रहे हैं, सब उनका विजन है कि भाई हम तो यहीं 250 एकड़ में ही काम करेंगे। लेकिन आप डिफेंस से आए, स्ट्रगल, डिफेंस का स्ट्रगल करके आए, तो आपके सपने बड़े हैं। जब सपने बड़े होते हैं तो आदमी क्या है, पर डे सोचता है। जब हम डिफेंस की जॉब छोड़ के आए तो हमने ये सोचा था कि पल पल हम अपने परिवार से दूर हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो फिर कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, सही डायरेक्शन में सही करेंगे। डायरेक्शन में करें। तो हम कम उम्र में छोड़ दिए, ठीक है, आने के बाद एक जज्बा था, कुछ करने की कोशिश करी। आपने तो पूरी 20 साल सर्विस करी है, तो आपने पूरा एक मतलब साइकिल पूरा करके आ पाए। हम कम टाइम करके आए तो हम छोड़ दिए। उसके बाद फिर हमने सोचा कुछ बड़ा करेंगे। एग्जैक्टली। तो जब हम वहाँ भी अपने परिवार से दूर हैं, 9 महीने तो परिवार से दूर रह ही रहे हैं, 3 महीने की छुट्टी हो रही है पूरे साल में, तो हमने ये सोचा फिर यहाँ क्यों ना रात दिन मेहनत करें। तो इसलिए हर एक चुनौती को रीच कर लेते हैं टाइम से। सही बात है ना। तो मेरा, जब आप 250 एकड़ से बाहर निकले, आप बाहर निकलने के बाद और भी इधर उधर आपने वीडियो शूट करी, फिर आपको लगा कि फ्रेश में जाके देखते हैं,
करेक्ट, एज ए ट्रायल बेस। करेक्ट, दोनों हाथों को आपने साथ रखा, इधर 250 करेक्ट, एकड़ को भी, करेक्ट, इधर फ्रेश को भी। आपको पोटेंशियल लगा कि फ्रेश में पोटेंशियल है, कम कॉस्टिंग पे काम ज्यादा हो जा रहा है। मेरे क्लाइंट पे अगर बजट भी कम है, मानो 2 करोड़ की इन्वेंट्री में 50 लाख भी है, तो मैं उसको घुमा सकता हूँ, दिला सकता हूँ, सही दिला बात है, सकता हूँ, और उसको एक रेवेन्यू दे के भी निकाल जनरेट करवा सकता सकता हूँ, हूँ। हाँ, निकाल सकता हूँ। तो अब दोनों चीजों को आप कर लिए हो, उधर रीसेल भी कर रहे हो, उधर फ्रेश भी कर रहे हो, करेक्ट। बिल्डर और भी नए कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डर कर रहे हो, दोनों को कहाँ देखते हो? उधर और उधर दोनों इन्वेस्टमेंट को कहाँ देखे? देखिए, हमारा पॉडकास्ट लंबा होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपसे, इस पॉडकास्ट को आप बिल्कुल फ्री टाइम में देखना, क्योंकि आपको जो जानकारी मिल रही है बड़ी ही नॉलेजेबल जानकारी मिलेगी, और ये आपके काम आएगी। तो अमित जी बताओ। देखिए ये एकदम सही बोल रहे हैं कि मेरा विज़न बहुत बड़ा है, जी। जिसकी वजह से मैं वहाँ से गौड़ से निकला, वो स्टार्टअप था। जी। उसके बाद मैं कहीं न कहीं मैंने फ्रेश बिल्डर्स में एंट्री करी, जी। और बिल्डर भी अब बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी हद तक मैं काफ़ी रीच कर चुका हूँ, जी। और मैं बिल्डर भी ऐसे सेलेक्ट करता हूँ जिससे कि मेरे इन्वेस्टर का पैसा काफ़ी सेफ रहे। और मैं अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, रीसेल और अब जैसे आपका क्वेश्चन रहा है कि फ्रेश और रीसेल को कंपेयर करता हूँ, जी। देखिए दोनों का अपना पोटेंशियल है। जी। पहले प्रॉपर्टी फ्रेश में बिकती है, उसके बाद रीसेल होती है, जी। रीसेल में जाती है चीज़ें। तो रीसेल मार्केट भी उतना ही कैप रखता है मार्केट में जितना कि कैप फ्रेश रखता है। ठीक है। ठीक है, बट मेरा अब विज़न जो, इसलिए मैंने जो मैं कहूँगा कि मैं क्यों रीसेल को छोड़ा नहीं, अभी भी रीसेल नहीं छोड़ता हूँ। मेरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अब उन्होंने, मैंने उनको सील किया, उसको छोटे से बजट में चाहिए, कि डिफेंस वालों को ज़्यादा बजट होता नहीं है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो यही बोलना चाहूँगा कि मैं बार-बार यही बोलूँगा कि डिफेंस वालों पे इसलिए मैं बार-बार दे रहा हूँ कि वो बेचारे, वो मतलब बेचारे तो नहीं हैं, वो देश के गौरव होते हैं, हम भी जिस तरह थे, बट उनका फंड लिमिटेड होता है, जी। बिकॉज़ दे मतलब कांट डू द बिज़नेस। वो मतलब दूसरा हार्डकोर मनी हार्डकोर होता मनी होता है। हाँ, अब क्या है कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो बिज़नेस भी कर लेता है, बगल में दुकान भी चला लेता है, बिल्कुल। रेंट पे मकान भी दे देता है। बिल्कुल। बट फौजी किराए के मकान पे रहता है कहीं पे, या फिर उसकी फैमिली कहीं होती है, वो कहीं रहता है, और वो बस जॉब कर रहा होता है, उसके बहुत बच्चे। स्ट्रगल है, तो मतलब उस फैमिली भी स्ट्रगल करती फैमिली है। स्ट्रगल है। तो ये इसलिए बार-बार जोड़ दे रहा हूँ। तो छोटे बजट को भी मुझे टारगेट करना था, उनको भी देना था चीज़ें, और बड़े जो इन्वेस्टर जुड़ गए थे उनको भी देना था। तो वो कहीं न कहीं फ्रेश में पूरा हो जाता है, ठीक और है। वहाँ पे आप एंट्री लेवल बड़ा आसान होता है, वहाँ 20-30% में आप एंट्री कर जाते हो। जी। 3-4 साल का पेमेंट प्लान मिलता है, जी। तो आप एक सिस्टमैटिक पेमेंट में अर्न कर लेते हो, बिल्कुल। जो कि आजकल के यंग इन्वेस्टर को चाहिए, क्योंकि जॉब जॉइन कर रहा है जी। आईटी में, वो स्टार्टिंग 30,000 से ही करता है। बट एक टाइम आता है कुछ 5 साल बाद कि उसकी वही सैलरी 1 लाख हो जाती है। बिल्कुल। और जो 7वां साल में एंट्री करता है तो वो 2 लाख हो जाती है। तो बिल्कुल। पोटेंशियली बढ़ गया ना, तो उसने अगर पहले ही अपने यंग एज में ही एंट्री कर ली, चाहे डिफेंस फौजी ने भी अगर यंग एज में एंट्री कर ली जी। 20% 30% देके, तो वो एक घर पालेगा। बट बिल्कुल। अगर वो गौड़ यमुना सिटी में आज जाता है तो उसको 3 बीएचके 1 करोड़ के करीब मिलता है, या फिर 90 से 5 लाख के करीब मिलता है, तो वो उसके लिए एक बार पॉसिबल नहीं होता, उसको कैश पार्ट भी देना पड़ता है। जी। तो मैं हर लोगों को टारगेट कर सकूँ, इसलिए कहीं न कहीं मैंने इसमें एंट्री की। और बिल्कुल। एक चीज़ कहना चाहूँगा एंट्री करने का, कि अभी अब मैं जैसे आप भी, अब मेरे को जिस तरह से आप थोड़ी देर में पता चला कि आप भी अब कहीं न कहीं प्लॉटिंग में भी एंट्री कर रहे हैं मथुरा वगैरह में। जी। तो मैं चाहूँगा कि यही चाहूँगा कि मैं डिफेंस वालों के लिए भी कुछ थोड़ा-सा उसमें रखें पोजीशन, तो जी। मैं आई विल ट्राई कि आपके प्रोजेक्ट्स में भी एंट्री कराऊँ बिल्कुल, उनको बिल्कुल, एक बिल्कुल। पेमेंट प्लान में, बिल्कुल, और उस आगे पर हम बढ़ा। विचार कर रहे हैं, जो आपका पीएमएसपी होता है, हाँ, हाँ, हाँ। कुछ पैरामिलिट्री का होता है, कुछ डिफेंसिव फोर्सेस का होता है, तो उनके लिए उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, उसका कुछ एक रूपरेखा बेटर, बनाना। मैं हर बिल्डर को कहता हूँ, जब भी मैं बड़े-बड़े बिल्डर से मिलता हूँ, मनोज गौड़ जो हमारे क्रेडा के चेयरमैन हैं, जी। उनसे भी मिलना मौका मिला मुझे। जी। तो इसके थ्रू मैं कई लोगों से, बड़े-बड़े लोगों से मिल लेता हूँ। रेरा के जो अभी एग्ज़ाम में, रेरा का एग्ज़ाम देना पड़ता है अब जी। तो। रेरा का एग्ज़ाम देंगे आपको अब मैं उसके बाद सर्टिफ़िकेट मिलता है। तो कहीं न कहीं रेरा के बड़े-बड़े जजेस से मिलने का मौका मिला। तो मैं यही, वहाँ भी यही मैं प्रोजेक्ट करता हूँ कि सर ऐसा मार्केट बनाइए कि सबको, हर इकोनॉमिक क्लास को मिले। इन्वेस्ट आप लग्ज़री तो बना रहे हैं, अल्ट्रा लग्ज़री बना रहे हैं, बिल्कुल। बट आप थोड़ा-सा ये भी देख के चलिए कि हमारे कुछ लोग भी खड़े हैं पीछे, बिल्कुल। उनके लिए एक हार्ट रखिए, एक टावर ही रख दीजिए। एक डिफेंस वालों के लिए मैं कहूँ, हर बिल्डर को आपके माध्यम से हाँ, कहना हर चाहूँगा, बिल्डर के यहाँ एक टावर आपके रख सकते माध्यम हैं। से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जी। आपका पॉडकास्ट बहुत ही जी। रीचेबल है और बहुत ज़्यादा लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं। जी। जी। खासकर पूरे नेशनल लेवल पे मैं जानता हूँ कि जी। हर कोई जानता है आपके पॉडकास्ट को। जी। इसीलिए बताना चाहूँगा कि हर बिल्डर से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा जी। कि आप जब 4 लग्ज़री बना रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा टावर बनाइए जो कि ओनली डिफेंस वालों के लिए हो। जी। वो रहने दीजिए, उनको भी आने दीजिए लग्ज़री के अंदर में। हाँ, वो उसमें लग्ज़री मत दीजिए उस टावर में। वो आम आदमी से ज़्यादा अनुशासन वाले होते हैं। वो आपकी टाउनशिप को इतनी सिक्योर्ड कर देंगे ना, बिल्कुल। कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं और उस पड़ेगी। पूरे माहौल को पॉज़िटिव कर देंगे। पॉजिटिव मेरा अभी कहने का अभी मतलब है। इसका एक छोटा-सा उदाहरण हम देंगे। यहाँ ग्रेटर नोएडा में एडब्ल्यूएचओ है, हुँ। आर्मी वेलफेयर, एग्ज़ैक्टली। है ना? आप अच्छे लग्ज़री बिल्डर के यहाँ जाओ, हुँ, आप फिर एडब्ल्यूएचओ आओ। हुँ, मानता हूँ लामलाइट, सौफ,
आपको अल्ट्रा लग्जरी में ज़्यादा मिलेगा। हम्म। लेकिन एक्चुअल ज़मीनी हकीकत, क्लीननेस, आपको रहने का साफ सफाई, रहने का इन्वायरमेंट जो AWHO में मिलता है, आप किसी बिल्डर के यहाँ जाओ, हम्म। प्राइवेट बिल्डर के यहाँ, वहाँ आप देखो कि आपको 3000 स्क्वायर फीट में 2200 या 1500 स्क्वायर फीट यूज करने के लिए मिलेगा। एग्जैक्टली। यहाँ आप AWHO में जाओ, AWHO आपको 3000 में 2800-2900 स्क्वायर फीट आपको यूज करने के लिए यूजेबल एरिया होता है। तो आप जितना पैसा आप लगा रहे हो उतना आपको पूरे का यूज हो रहा है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद अंदर कैंटीन, अंदर सारी चीजें, तो उन्होंने एक पूरा आर्मी टाउनशिप बना रखा है। हाँ हाँ हाँ। आज आम आदमी भी रह रहा है, प्राइवेट सेक्टर का आदमी भी रह रहा है, लेकिन जब वहाँ अनुशासन इतना है, अगर एक किराए पे भी आप मकान लेने जाओ तो पूरी टीम बैठती है, रिटायर्ड मेजर, रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सारी मतलब पूरी ब्रिगेडियर, पूरी एक टीम बैठती है, 1 by 1 इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको फाइनलाइज करता है जी। तो ये जो फिल्ट्रेशन है, ये क्या ऐसा है ना, जैसे आप देखो केस स्टडी उठा के, अगर आप स्टार्टिंग में फिल्ट्रेशन कर रहे हो किसी आदमी को अपने यहाँ ज्वाइन कराने से पहले, तो आपकी चुनौतियां बाद की कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। क्योंकि वहीं आप किसी एक ऐसे आदमी को अपने पास नहीं रख रहे हो जो आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप एकदम साफ सुथरी चीजें रख रहे हो जहाँ जिस आदमी को अपनी भी इज्जत का फिक्र है। एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली। तो मतलब रेशियो कम हो जाता है, सब जगह प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा थोड़ा सब जगह होती हैं। ऐसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप लग्जरी बिल्डर का बोल रहे हो, अगर एक टावर छोड़ो 50 फ्लैट भी आप हाँ हाँ बुक हाँ। रखो कि ये डिफेंस पर्सन, डिफेंस में भी बहुत सारे फोर्सेज हैं आज के टाइम में, पैरामिलिट्री अलग है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अलग है, और बाकी डिफेंस के और बहुत सारे कोर हैं। तो उसमें अगर इतने सारे लग्जरी बिल्डर बनते हैं, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी नहीं, मीडियम वाले में भी आप एक स्लैब रखो। भाई बिल्डर तो एक ही है, कोई 10 प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी बना रहा है, लेकिन 10 प्रोजेक्ट मिनिमम भी अल्ट्रा लग्जरी है, तो उनमें दे दो। करेक्ट। 50 फ्लैट हर उसमें दे दो, ड्रॉ के माध्यम से दे दो, ड्रॉ के आदमी माध्यम का एक होप तो रहेगा। और तो मैं हाँ हम ये पॉडकास्ट के माध्यम से ये अपना मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी बिल्डर्स या जो भी गवर्नमेंट रेरा ऑथराइज लोग या प्राधिकरण अगर हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, तो ये डिफेंस देखो, अभी पहलगांव में युद्ध हुआ, पहलगांव वाली घटना के बाद युद्ध हुआ, पूरा देश सरेंडर, सिंदूर। पूरा देश सरेंडर था। लेकिन उस सिचुएशन में ये ऑपरेशन सिंदूर का जो रिजल्ट आया, किसकी बदौलत? सेना की बदौलत। मतलब उनको हक आप दे नहीं रहे, उनको हक आप दो, जिसका जो योगदान बने उस लेवल पे उनको हक देना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही बोलने वाला था कि जब ऑपरेशन सिंदूर सब रात में 3-3 बजे तक मोबाइल में जब लगे थे, तो उस समय मेरे अपने दोस्तों से बात हो रही थी जो बॉर्डर पे थे। ठीक है, उनको फोन उठाना अलाउड नहीं था, सिर्फ अपने रिलेटिव्स का, बट वो मेरा फोन उठा रहे थे। ठीक है, और मुझे पल पल बता रहे थे। तो उनको अपनी फैमिली को जो क्वार्टर्स में रहती है, सच बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ें जो कि मैंने वो महसूस किया है, आप चाहे पॉडकास्ट में दिखा दीजिए आराम से, उनको अपनी फैमिली को उस क्वार्टर खाली करवा के भगाना पड़ा, और रातों रात वो खाली करना पड़ा। क्यों? कैंपस के जितने भी आदमपुर, पठानकोट, जितने भी एयरबेसेस हैं, भुज, इनको रातों रात अपनी फैमिलीज को वहाँ से एवैक्यूएट कराना पड़ा, चाहे ट्रेन से जाएं चाहे बस से जाएं। वो उन्होंने बाहर कर दिया गेट से, बोला जाओ, पहुंच जाओ घर। कुछ भी हो सकता है, किसी को पता नहीं चला होगा इसके बारे में, बट देखिए ये करना जो नेशन का जरूरी था, नेशन का जरूरी था। तो और वो फिर रात भर फाइट किए, रात भर लड़े, उसके बाद भी लड़ते रहे रात भर, और हम एट लास्ट विनर हुए। उस समय में कौन दिख रहा था? हमें उस समय कुछ भी नहीं दिख रही थी, ना कोई पार्टी दिख रही थी, ना कुछ दिख रहा था। हमें अपना देश दिख रहा था ना, हमारी अपनी हमारी सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं, हम देश है जिसकी नाम की वजह से, वो किसकी वजह से? फौज की बदौलत है। मैं फौज में हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कि फौज में रहा हूँ, मैं फौज में रहने टाइम मैंने भी घर के लिए स्ट्रगल किया। उस समय मैंने पे स्लिप दिखाता था, तो बिल्डर ऑफिस में, सच बता रहा हूँ, सेल्स के लिए लोग बुलाते हैं, बट मेरा पे स्लिप देखकर एक टाइम पर बोलते थे, भैया ये आपको तो फ्लैट नहीं मिल सकता, आप एक कच्चा प्लॉट ले लो। मैं बोला कच्चे प्लॉट में तो नहीं रखूंगा सर, मैंने क्वार्टर में रहा हूँ, मैं बच्चों को क्वार्टर में रखा, अच्छी शिक्षा दी है, तो मैं इस गाजियाबादी कच्ची कॉलोनी में नहीं रख पाऊंगा सर, मुझे देखो ना सर किस तरह एडजस्ट हो जाए मेरी सैलरी में। तो बोला था कि आप एक नया पे स्लिप, उन्होंने एक एडवाइस किया, आप देखिए रियल एस्टेट है, हर तरह का एडवाइस मिलता है, तो उन्होंने बोला आप एक फेक टाइप का बना लो, जिसमें आपकी सैलरी, ये उस समय लगता है मेरे 20,000 थी, तो इसको आप 30,000 करवा दो, अब 30,000 पर महीना करा दो, मैं आपको फ्लैट आपके नाम से करूँ, एक बना के ले आओ, बस आप कुछ मत करो। तब मुझे फील हुआ कि हम नौकरी तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जगह नहीं है हमारे लिए इस देश में। मैं ये मेरे दोस्तों को ना फील करना पड़े, तो मैं जरूर आने वाले टाइम में जब मैं रियल एस्टेट डेवलपर में घुस जाऊँ, मुझे एंट्री मिली जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो मैं चाहे अभी भी
मैं आपको भी कहूँगा कि ट्राई करेंगे कि वो जो आपने कहा ना कि मैंने टावर की बात कर रहा था, आपने सही कहा कि कुछ फ्लैट ऐसे जो सब्सिडाइज रेट में दी जाए, थोड़ा उन ऊपर पे ले, लॉ ऊपर लगाया जाए। टॉप सस्ता बिकता है, गवर्नमेंट को आप टॉप में दे दो, टॉप में दे दो, ऊपर के 4-6 फ्लोर दे दो। और बिल्डर को लग रहा होगा कि देखो उसको महंगी लैंड मिली है। जी। मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने 4 टावर का जब उन्होंने मार्केटिंग में जब यूज़ करेंगे ना, कि उन्होंने विडोज़ को जो डिफेंस में ऑपरेशन सिंदूर वगैरह में जो चले गए विडोज़ हो गए, या फिर पिछले के वॉर विडोज़ को उन्होंने फ्लैट दिया है, इस रेट पे दिया है, उनको एंट्री कराई है, विथ रूल्स एंड रेगुलेशन कराएं। मतलब वो सेल ना कर पाए, उन पर सेल्स का लगा दे कैप कि आप जो है ले रहे हैं तो सेल्फ यूज रखेंगे, इसको सेल नहीं कर पाएंगे, लगाइए कि ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, आप फायदे के लिए नहीं लेंगे, रहने के लिए लेंगे, ऐसा लगाइए, कोई इन्वेस्ट ना करे, एन यूज के लिए लगाइए, उनको कह दीजिए कि आप सेल नहीं कर सकते, आप रखिए, बट उनको दें। उसकी इतनी बड़ी मार्केटिंग होगी ना, इतनी बड़ी मार्केटिंग होगी कि उनके फ्लैट यूं ही बिक जाएंगे, बिल्कुल। और उनके मनचाहे रेट में बाकी लोगों को मिल जाएंगे, और बिल्कुल बाकी लोग ऐसे बड़े बिल्कुल। खुश होंगे। नहीं नहीं, मैंने दिल्ली में हाँ। देखा है दिल्ली में आपने देखा होगा, जो अल्ट्रा लग्जरी बिल्डर होते हैं उसी के कंपाउंड के अंदर आप साइड में देखो EWS, LIG, MIG के फ्लैट्स होते हैं, एग्जैक्टली 30-30, एग्जैक्टली 40-40 मीटर हाँ, एकदम के, सही बोल रहे है हैं। ना? हाँ आपने हाँ देखा हाँ, होगा। देखा देखा, उसमें दिल्ली में जैसे रहा हूँ। मानो आप इधर रहते हो अल्ट्रा लग्जरी में, तो आपके नौकर, आपका सर्वेंट, ये सारी चीजें आप वहीं अपने 30 मीटर के फ्लैट में रख हाँ सकते हाँ, हो। एग्जैक्टली इसलिए वो EWS के फ्लैट्स होते हैं, वो पहले एप्लीकेशंस के थ्रू भरे भी जाते हैं। एग्जैक्टली तो मैं एग्जैक्टली। ये नहीं कह रहा कि आपने अगर अल्ट्रा लग्जरी कोई कंपाउंड बनाया तो उसमें आपके पास ऑप्शन है थोड़ा पोर्शन दे के, मैं कहता हूँ उसी में भी आप देना चाहते हो तो आप अपर लेवल पे दे दो। अपर लेवल नहीं, थोड़ा साइड में दे दो, क्योंकि चलो अपर लेवल में आप दोगे तो मेंटेनेंस आपको सिमिलर लेना पड़ेगा, वो आम आदमी है, तो उसको आप एक साइड के कंपाउंड में दो, तो उससे क्या होगा, चीजें वो स्टेबल हो जाएगी। उनको, और वो ना वो जहाँ रहते हैं ना, वो मैनेजमेंट भी करते हैं। Management। हमें कैंटोनमेंट को आपको भी सिखाया था ना, कैंट को मैनेज करना। बिल्कुल बिल्कुल वो 40 फ्लैट वाले ना आपके कपड़े कंपाउंड के डिसिप्लिन को मैनेज कर रहे होंगे, आपके मेंटेनेंस वाले काम नहीं करते। बिल्डर तो बैठता है कई किलोमीटर दूर बैठता है जी सोसाइटी से। जी जी। अगर आपने उनमें से उन 40 लोगों में से उनके अगर एक्स को अगर आपने कहीं ना कहीं जॉब भी दे दी ना, जी अगर 20 लोग भी आपके अगर मेंटेनेंस में हैं, तो बिल्डर को दूर बैठा रहेगा और सब मैनेज कर लेगा, 1 रुपए का खाना नहीं देगा किसी को। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मेंटेनेंस में क्या होता है, हम मेंटेनेंस देते हैं, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है, और जी सही नहीं मिल पाता है, जी जी सही सर्विसेज नहीं मिल पाती। जी। जो मैंने फील किया है एज अ गौर के फ्लैट में फील किया है, वो सर्विसेज नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि पैसे का बीच में मेंटेनेंस वाले ही हो जाता है कि गड़बड़ कर देते हैं, जो कि आप कह रहे थे सिविल फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल फौजी ऐसा मेंटेन करेगा ना, 1 रुपये आ रहा है तो 1 रुपये की सर्विस दिलवाएगा सोसाइटी बिल्कुल वालों को। बिल्कुल बिल्कुल। सोसाइटी को फायदा, बिल्डर को फायदा, दोनों को फायदा। प्लस उस बंदे को फायदा, बिल्कुल वो बिल्कुल। सिक्योरिटी देगा आपको। तो ये बहुत बड़ी तो चीज़ है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे देखो डिफेंस में क्या होता है कि भाई आदमी 24 घंटे वर्किंग रहता है, एग्जैक्टली भाई अपने कंपाउंड के अंदर है तो किसी भी टाइम जा सकता है, एग्जैक्टली। कभी भी ड्यूटी हो सकती है। तो लोगों को क्या अवेयरनेस नहीं है, जहां तक मैंने देखा है, लोगों को जानकारी वहां तक पहुंचती नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होता भी है दुनिया में, नहीं, एग्जैक्टली। कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होती है। लोगों को क्या लगता है, एक आप भी अमित जी रहे हो डिफेंस में, बहुत लंबे टाइम रहे हो, आपका फ्रेंड सर्किल भी है, आप ये देखो आदमी रिटायरमेंट जाता है उस टाइम तक क्या क्या कर पाता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। आपका क्या बोलते हैं, एक मकान बनाएगा, मकान भी कहाँ बनाएगा, अपने देहात में, या तो हो सकता है गांव में ही बनाए, या हो सकता है गांव के पास वाले कस्बे में बना ले। उसके बाद अपने बच्चों की शादी, बस बस इतना बच्चों ही की पढ़ाई पहली चीज, अगर पढ़ाई नहीं हो पाई तो शादी। शादी। इसके अलावा उसका कोई और जो जीवन के जो और पहलू हैं, बच्चों को घुमाता है तो वो डिफेंस के थ्रू ही घुमा लेता है। सही बात। बाकी एक अपनी तरफ से कहीं घुमाने के लिए ले जाना, एक अल्ट्रा लग्जरी लाइफ वो नहीं दे नहीं पाता। जी पाता है, नहीं जी पाता तो इसलिए हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी का जीवन है। डिफेंस के मानते बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो वो लेते भी हैं, लेकिन उसके लिए वो बहुत कुर्बानियां भी देते बहुत हैं। कुर्बानियां देते हैं। भाई आप मानो 57 साल की 60 साल की सर्विस पैरामिलिट्री में होती है और बाकी फोर्सेज में भी होती है, डिफेंस में आप 26-27 साल करके तो आते ही हो, एग्जैक्टली है ना? तो 18-20 साल तो जवानी के आपने वही दे पहले दे दिए, फिर उसके बाद 20 साल आपने 25 साल दे दिए, आप हो गए 50 साल के। अब 50 साल के बाद आदमी क्या सोचेगा? मानते डिफेंस में मेंटेन रहने के बाद आदमी और 20-30 साल जी सकता है, लेकिन वो एक्चुअल लाइफ वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली तो उस कुर्बानी के उसमें आदमी को डायरेक्शन मिलनी ना बीच बीच में, आप बहुत सही कर रहे हो, बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, क्योंकि वो देखो आदमी AK-47 X-95 लेके वहां घूम रहा है। एग्जैक्टली तो उनको नहीं पता ना कि क्या है एक्चुअल। सही बात है। उस वास्तविकता से उन्हें अवगत कराने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, हमारे जैसे भाइयों की है, भाइयों की, सही बात। क्योंकि उनका काम है, जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है
वो उस पे काम कर रहे हैं। भाई उनको दिया जा रहा है कि भाई आपको इंसास ऐसे चलानी है, SLR ऐसे चलानी है, X95 ऐसे चलानी है, 47 ऐसे चलानी है, UBGL ऐसे यूज करना है, वो उसमें परफेक्ट है, माहिर है, वो एग्जैक्टली। उनकी एक परेड हो रखी है। लेकिन जो हम आप काम कर रहे हैं आज की डेट में, ये चीज उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी हमारी आपकी है, आपकी हमारी सही। आपकी है। तो जो भी डिफेंस पर्सन हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हो अमित जी से, हमसे। आपको बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के आपको निस्वार्थ जानकारी दी जाएगी, और जहां तक आपकी मदद हमसे होगी हम आपको मदद करेंगे। आपको कोशिश ये रहेगी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट कराएं जिससे क्या है, आप तब तक रिटायरमेंट आए तो वो इन्वेस्टमेंट फल फूल जाए। मैच्योर्ड हो जाए, सही बात आप अमित जी यकीन करना, ये जो स्कीम्स आती हैं रेजिडेंशियल की, इस स्कीम में कई बार ऐसा हुआ है कि आप एक डिफेंस पर्सन हो, आर्मी में हवलदार मेजर हो, हवलदार हो आप, समझदार। आपने एक फॉर्म भर दिया, ठीक है, आपने फॉर्म भरा, प्लॉट की कीमत 15,000 रुपए मीटर से 20 लाख रुपए की, और आपका 2 लाख फॉर्म में 200 प्लॉट में आपका प्लॉट निकल आता है। हमने आपको डायरेक्शन दी, तो 120 मीटर का जो 20 लाख का भरा, वो 1 करोड़ 20 लाख की वैल्यू है। तो ये मानो प्लॉट निकलते ही आपने 1 करोड़ रुपए तो कमा ही लिए, ठीक है, और जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ेगा वो बढ़ेंगे बढ़ते भी। जाएगा। तो उस आदमी को मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मैं कहता हूँ अगर रेशियो की बात करें, अगर डिफेंस पर्सन ज्यादा फॉर्म भरे ना, तो स्ट्रगल एक ऐसी चीज है, वो अपने आप रास्ता खोलता है। 1 बार 2 बार 3, ऐसे बहुत बार ऐसे ऑप्शन रहे हैं, लोगों ने फॉर्म भरे और उनका प्लॉट निकला है। 2 लाख 2.5 लाख में एक सिंगल फॉर्म भरने पे प्लॉट निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो आज यमुना में प्लॉट लेके बैठे हैं। अच्छा हाँ, क्या बात ऐसे है। मतलब ऑलरेडी हैं, अच्छा, वेरी जिनके नाइस। प्लॉट निकले हैं। अच्छा उसके बाद वो मिठाई का डिब्बा लाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बीच बीच में राजी खुशी पूछते रहे, घर गृहस्थी की बातें करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब हमें ये लगता है चलो ठीक है, कुछ तो हम कर रहे हैं, अरे बहुत अच्छी बात कर दी। और है क्या ना। है, उनका भाई एक फॉर्म भरवा डिफेंस दीजिए। पर्सन 1 का करोड़ रुपए, हाँ, मतलब आदमी डिफेंस वाला कभी करोड़पति बनने के लिए सोच नहीं तो सकता, रिटायरमेंट में कितना मिलता है है आपको ना। भी बताएं, मुझे भी वो बताएं। वो मैं और आप ऑलरेडी उस चीज से नॉन गुजरे है। हुए हैं। लेकिन ये है कि 1 करोड़ रुपए जिस आदमी ने एक प्लॉट, वो बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानो, उसने देश सेवा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नेक नियत के साथ देश सेवा कर रहा है। तो ये तो अमित जी थी हमारी पर्सनल चीजें जो ठीक है। आप और हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आदमी के दैनिक दिनचर्या की जीवन की बातें नहीं हैं। नहीं, सही है। अब हम बात करते हैं कि आपने ग्रेटर नोएडा के अंदर देखा होगा कि बहुत सारी समिति की सोसाइटियां हैं, करेक्ट जैसे NSG है, करेक्ट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, करेक्ट NTPC है, करेक्ट विद्युत वाली, करेक्ट उसके बाद AWHO आर्मी वेलफेयर वाली है, उसके बराबर में मित्रा है। ऐसी लगभग 100 सोसाइटियां हैं, कुछ प्लॉट्स की हैं, कुछ फ्लैट्स की कुछ हैं। फ्लैट्स की। लेकिन यमुना में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं नहीं मिला मिला, अभी नहीं तक, मिला, है ना। नहीं मिला। तो हम आग्रह करना चाहेंगे कि भाई इसी वीडियो के माध्यम से, अभी CEO साहब भी चेंज हुए हैं, कि अगर आपसे, मानता हूं कि जमीन महंगी होगी, आप पे डिमांड बहुत है, यहाँ क्यों दी गई ये भी बता देता हूँ। यहाँ क्या है, ये बिक नहीं रही थी एक टाइम पे, एग्जैक्टली तो यही था। सोसाइटी समिति बना बना के कि भाई ये शहर को डेवलप करो। एग्जैक्टली यही था। 4-4 लाख के 300 मीटर के प्लॉट आज 4-4 करोड़ के हैं, एग्जैक्टली यही है है। ना। तो मानते हैं जमीन महंगी हो गई है, लेकिन स्कीम्स आप हर बार ला रहे हो, ठीक है। 30-30 मीटर के प्लॉट भी EWS के लिए आप लेके आ एग्जैक्टली रहे हो। एग्जैक्टली। तो जो जवान यहाँ पर, पूरे हमारे देश के जो जवान हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा लेके आओ एग्जैक्टली कि भाई कोई कोटा ऐसा लेके आओ। मानो आप 500 प्लॉट लेके आए हो, 500 प्लॉट में आप 20% 10% कोटा लेके आओ, तो आदमी का एक होप क्रिएट हो जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे आप कोई भी फॉर्म भरो, पहले उसमें पहले 3 ऑप्शन होते थे, स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक आश्रित, या कुछ भी, हाँ हाँ हाँ, एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विस में। जैसे आज भी आप एजुकेशन लाइन में जाओगे तो आपका, टीचर्स लाइन में जाओगे तो आज भी आप लोगों को एग्जैक्टली रिटायर्ड के लिए option मिलता है ऑप्शंस, है ना। तो ऐसा इस फॉर्म में पहले आता था, पहले आता था। एक टाइम था आता था, लेकिन अब हर चीज में कटौती करते जा रहे हैं कोई चीज। तो आप क्या कहना चाहोगे इस विषय पे? देखिए, मैं अपने तीनों CEOs जो हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र में काम करता हूँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इसीलिए देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको जरूर आइडिया लग गया होगा, इस जनरेशन को भी आइडिया लग गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट है फोर्सेज हमारी, ठीक है। और वो इतना मतलब बहुत बड़ा कोई नहीं उनके पास में इनकम सोर्स, वो अपने ये समझिए वो दिल के लिए और देश के लिए जॉब करते हैं। तो उनके लिए कुछ परसेंटेज जो रखें कि कोई आप ही कोटा डिसाइड करिए, आप लोग मिलकर डिसाइड करिए
कि कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग है कि वो डिसाइड करें, बट कुछ परसेंटेज, क्योंकि अब लैंड नहीं मिल सकती, जो कपिल जी ने सही कहा कि अब लैंड इतनी महंगी हो गई है टिल आगरा, आगरा तक, कि अब कोई समूति को मिले ये पॉसिबल नहीं है, और वहाँ की हाउसिंग बोर्ड्स भी काम नहीं कर पाती। तो आप लोग जो है कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करिए कि विडोज़, पहले विडोज़ से स्टार्ट करिए, जो वॉर विडोज़ हैं, जो कि मतलब हमारे एक्टिवली वॉर में, जिसको कि परम विशिष्ट सेवा सेवा मेडल, या फिर जो किसी को वॉर का मेडल्स मिला है, उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा रखिए कि एक परसेंटेज रखिए कि उनको प्रायोरिटी के साथ में उन्हें कोई ज़मीन मिल सके, ठीक है, अलॉटमेंट में ज़मीन मिल सके, और वो फ्यूचर में अपनी फैमिली के साथ बसें। ये मोटिवेशन होगा फौज के लिए, समझिएगा। देखो देखो अमित जी, देने को ये सब कुछ कर सकते हैं, हाँ, देना चाहे दे सकते हैं। एग्जैक्टली, अभी भी तो ये 1-1 रुपए मीटर पे अलॉट कर देते हैं। करेक्ट 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 मानो करेक्ट। पुलिस स्टेशन को अलॉट करना है, 1 रुपए मीटर पे 1 कर रुपये दें। मीटर पे हो जाता कोई और महकमा आ रहा है, उसको 1 रुपए मीटर है। हाँ पे। हाँ अब हाँ जैसे आप इनको जहाँ इनकी जरूरत है वहां ये कर देते हाँ हैं। हाँ हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुहिम हमारे तुम्हारे चलाने से नहीं, जितने भी हमारे सैनिक हैं या सैनिक के आश्रित हैं या जितने बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उनको भी मुहिम चलानी चाहिए चलानी पड़ेगी। कि भाई आप जो भी सरकारी प्राधिकरण है उसमें हमें एक स्लैब रखो कि भाई लक हमारा है, निकले ना निकले, लेकिन स्लैब रखो। मानो हर बार 2000 प्लॉट निकलते हैं, एक साल में मानो 5000 प्लॉट निकलते हैं। 5000 में अगर 20% भी स्लैब हमारा पूरे साल रहेगा, एग्जैक्टली, तो 20% तो हमारे लोगों को मिलेगा। हमारे लोगों को मिलेगा, सही बात है। और बाकी जिसको जो कुछ जनरल में चले जाएंगे, कुछ कहीं चले जाएंगे। किसानों का ही जमीन देखिए किसानों की है, तो किसान की तो जय जय होती ही है हमारे पास। 27% कोटा है उनका। और जवान भी जय जवान है, बिकॉज वही इस देश को पूरे जो है ना, पूरा जब देश का जो जमीन है चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने वाले हैं हमारे फौजी ही हैं। बिल्कुल। तो जय जवान जय किसान, और विज्ञान की तो जय जय है ही है ही। पूरे भारत में। तो जवानों के लिए को थोड़ा सा हार्ट रखिए, और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा उनको जमीन में भी थोड़ा सा जरूर उनको दीजिए। अब मानो जमीन, घर, मकान, लग्जरी नैश का क्या करेंगे जब देश ही सेफ नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, या देश सेफ नहीं रहेगा, देश के साथ साथ सेना के जो लोग हैं उनके परिवार सेफ नहीं रहेंगे, तो फिर देश तो वो कैसे कैसे सेफ? प्रोटेक्ट भाई होगा? माइंड को उसके को यहाँ से अगर हम फ्री रखेंगे, जो हमारा बॉर्डर पे जवान खड़ा है, वो अगर उसका दिमाग परिवार की तरफ से संतुष्ट है, हाँ सेफ, एकदम सेफ रह रहे हैं, अल्ट्रा अच्छे लग्जरी में अच्छे बच्चे रह टाउनशिप रहे हैं, हाँ, कोई नहीं, हम यहाँ AK-47 के हम सब कुछ चलाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरी बच्चे मेहनत अच्छी जगह पर रह तो रहे हैं। और आप देखो 4 गुनी चीजें हमारी सेफ Exactly, होता exactly, क्या है, आप देखो पारिवारिक टेंशन इतनी होती है, आदमी आधी बार सुसाइड कर लेता है, आधी बार ये कर लेता है, बॉर्डर्स पे बहुत होता है। गृहस्थी की इतनी गृहस्थी टेंशन करना होती होता है है, ना। जवान अपने दुश्मन से नहीं हारता, हाँ। अपने लोगों से हारता गृहस्थी है। से हारता है। मैंने पुलिस में था वहाँ पे, तो मैं देखता था जो जवान जब मरते थे उनका केस स्टडी करता था, तो पता सोसाइटी उसने बेचारे ने उस ड्यूटी से किया ही नहीं है, ड्यूटी से उसको कोई टेंशन नहीं है। हाँ। वो पीछे से उसके भाई ने उस पर कब्जा कर लिया, उसके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, भाई ने घर से निकाल दिया है, किराए पे रह रही है उसकी फैमिली। अब बताओ फौजी वहाँ लड़ रहा है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी पे पहले तो कब्जा कर लिया जाता है कहीं पारिवारिक और गाँव के द्वारा, उसके बाद फिर जो है बेचारा अपने फैमिली उसकी गाँव किराया रेंट पे रह रही होती है, उसके बाद वहाँ भी उसको रहने नहीं दिया जाता कई केसेस में, वहाँ रहने नहीं दिया, तो कहाँ से वो सिक्योर फील करेगा? उस टेंशन में जितनी चीजें मतलब गृह कलेश से ही चीजें खराब होती हैं। इसलिए इस चीज पर अगर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, हर राज्य की, हम पूरे पैन इंडिया की बात करते हैं भाई, सैनिक हमारे पूरे पैन इंडिया से हैं, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश से हैं, जैसे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश बिहार का ज्यादा बड़ा योगदान रहता है। तो पूरे पैन इंडिया की सरकार, राज्य सरकार भी ध्यान दे और केंद्र सरकार भी, कि एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों को अलग एक प्रायोरिटी दे, बाकी पैरामिलिट्री को भी एक प्रायोरिटी दे, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनका भी योगदान है। मानो पूरी साल ये जब तक युद्ध नहीं होता, जब तक वही बॉर्डरों को वही संभालते, उसके बाद जब थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आती हैं, क्योंकि हाईटेक हथियार उन पे भी बहुत हाईटेक है, लेकिन उसके बाद कुछ और हाईटेक हथियार जो कि मेन सेनाओं पर हैं, तो इसलिए उनका भी बहुत योगदान है। हर आदमी को बराबर वो रखते हुए थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान दे, तो ये थोड़ा सेफ हो जाएगा। नहीं एकदम सही। अब अमित जी बात करते हैं, ये तो हमारी बातें हो गई, अब कम टू द पॉइंट आते हैं। एग्जैक्टली। आप नोएडा एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हो। एग्जैक्टली। यमुना एक्सप्रेसवे भी है। एग्जैक्टली। दोनों के डेवलपमेंट को आप कंपेयर भी कर रहे होगे। एग्जैक्टली। आज हम अगर शीशे में को उतारते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे को, और उसी एक्सप्रेसवे के साथ हम देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे को, एग्जैक्टली, तो हमें थोड़ा थोड़ा उसकी मतलब छाया पड़ती आ जाती है। एग्जैक्टली, कि भाई ये नोएडा एक्सप्रेसवे सुपरनोवा से लेके और 150 तक आने वाले टाइम में 1 से 2 साल में
दोनों साइड में हमें अल्ट्रा लग्जरी बिल्डिंग दिखेंगी, एग्जैक्टली। कहीं अपार्टमेंट्स होंगे, कहीं कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, कहीं कुछ मतलब दिखेंगी। हम्म। ऐसा ही आप यमुना एक्सप्रेसवे को 0 पॉइंट से लेके एयरपोर्ट तक किस रूप में देख मतलब इमेजिन कर रहे हैं? मैं पहले कहना चाहूँगा नोएडा एक्सप्रेसवे आप देखिए पहले सेंटर ऑफ नोएडा नोएडा का जो सेंटर है ना काफ़ी हद तक जो है शिफ्ट हो रहा है। आप देखेंगे पहले सेंट्रल नोएडा 1 2 3 हुआ करता था। अब सेक्टर आप देखेंगे नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ आ रहा है। पहले तो नोएडा एक्सप्रेसवे को समझने की ज़रूरत है। ये एक कह सकते हैं कि इस तरह का रोड नोएडा एक्सप्रेसवे की तरह रोड जिसमें कि पहले तो सेंटर रोड है बीच में, उसके बाद में 60 मीटर 70 मीटर का ग्रीन बेल्ट है, उसके बाद जो है आपको सर्विस रोड मिलेगा, फिर सेक्टर रोड मिलेगा। इस तरह का डेवलपमेंट आप मुझे बैंगलोर, हैदराबाद, पूना कहीं भी ढूंढ के दिखा दीजिए, ऐसा ग्रीन बेल्ट के साथ मेंटेन कहीं नहीं किया गया है। इन्होंने पहले ही ऐसा बना लिया है कि ये रोड में पानी नहीं आए, ठीक है, और पानी को कैसे हार्वेस्ट करें, कैसे ग्रीनरी को मेंटेन करें, कैसे पॉल्यूशन से लड़ा जाए। दिल्ली से अब लड़ रही है पॉल्यूशन से, नोएडा पहले से तैयार बैठी है इन चीज़ों के लिए। ये तो आ गई नेचर की बात। पहले नेचर की बात इसलिए करी क्योंकि हम नेचर से आते हैं, पहले बिल्कुल। नेचर का ध्यान रखना है, तो नोएडा एक्सप्रेसवे में रखा। अब दूसरा क्या है, नोएडा एक्सप्रेसवे में जो पहले सोसाइटीज़ आ गई, जो कि आप देखेंगे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे, अब वो आ चुकी, जेपी वगैरह की आ चुकी। अब कोई उस पे सोसाइटी आप फ्यूचर में नहीं देखेंगे। अगर कोई आएगी भी तो वो अल्ट्रा लग्जरी नहीं है, उससे भी ऊपर की लग्जरी आने वाली है। जैसा कि डेस्नेक आ रहा है, उसके बाद गोदरेज है, उसको मिला है लैंड तो वो निकाल पा रहा है 143 के आसपास। उसके बाद अब किसी को लैंड उतनी सस्ती नहीं मिलने वाली। अब जितनी भी आएगी ना, अब सब आई इंडस्ट्रीज आ रही है। आपने अभी योगी जी आए थे, जी। मैक स्क्वायर के बारे में आपने देखा। देखा। मैक स्क्वायर के पास में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का उद्घाटन किया है, उसके बाद सिफी का डाटा सेंटर आया। पूरा लेफ्ट और राइट के जो लैंड है ना, वो सारी की सारी आईटीएस के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें एडवर्ब रोबोटिक्स की कंपनी आ रही है, एडवर्ब करके, जो टीसीएस का 74 को एकड़ का जो टाउन है 157 में, सेक्टर 157 उसके पीछे है। तो टीसीएस रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसकी कंपटीशन माइक्रोसॉफ्ट करती है, कॉम्पिट करती है इंडिया में। जी। ये फॉरेन की कंपनी, यूएस की कंपनी है। तो इस कंपटीशन की वजह से और भी कंपनीज आगे लैंड लेने के लिए। नोएडा एक्सप्रेसवे दोनों तरफ कवर हो चुका है। आईटीएस सबसे हाई पेइंग, हाई कैपेबिलिटी, सेफ जॉब आगे आईटी वाला होने वाला है। यहाँ बैठ के हम बाहर सर्विस दे रहे होंगे, बाकी कंट्रीज को सॉफ्टवेयर सर्विस दे रहे होंगे नोएडा एक्सप्रेसवे पे बैठ के। तो यहाँ नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया खत्म हमारा, ठीक है। ठीक है। अब लैंड बचा नहीं, और कोई भी अब जाएगा नहीं नोएडा की तरफ। नोएडा सेंट्रल नोएडा में कोई भी कंपनी जाने वाली नहीं है, बिकॉज जेवर एयरपोर्ट आ गया हमारा। सबको चाहिए हाई प्लेस, हाई फास्ट कनेक्टिविटी, जो कि यमुना पे आ चुका है। जी। कोई भी आई अब आप गुड़गांव में भी जाके देखेंगे तो वहाँ भी NH8 पे कहानी शुरू हुई थी, और NH8 पे कहानी चलती चली गई। अभी मुंबई एक्सप्रेसवे आ गया है, बट सारी कहानी NH8 पे चल रही है। सबसे ज़्यादा ऑफिस महंगे स्पेस NH8 पे मिलते हैं, क्योंकि उस पर एयरपोर्ट है, दिल्ली है। आगे जाने के बाद तो आपका आ जाएगा जो आगे का हब है। मगर इधर आ जाएंगे तो हमारा एयरपोर्ट से दिल्ली के बीच में जितने भी जोन है लेफ्ट और राइट में, अगर कुछ रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ अभी एस वगैरह डेवलप कर रही है तो वो तो ठीक है। इसके बाद पहले टेक जोन आता है आपका, राइट में टेक जोन, वहाँ पे अभी आपको खाली दिख रहा है। वहाँ पे बड़ी बड़ी आईटी आईटी के प्लॉट्स हैं आईटी बड़े बड़े, प्लॉट्स वो बढ़िया से ऑलरेडी अल्ट्रा लग्जरी ऑलरेडी बिल्डिंग। उस पर चल रहा है, ऑलरेडी जो है बिल्डिंग चल रही है, और आने वाले टाइम में सारी आईटीएस वहाँ पे आने वाली है, ठीक ठीक है। है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सेक्टर 17 है आपके पास में, 17A भी, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन के और भी अलॉटमेंट्स हो रहे हैं, आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल, तो वो इंस्टीट्यूशन पूरी के प्लॉट हैं। इंस्टीट्यूशन के अलॉटमेंट होंगे। जी। और आगे चलेंगे हम लोग, चलते जाएंगे तो जिस तरह से सेक्टर 18-19 में जिसने ले लिया वो भाग्यशाली हैं कि उनको मिल गया है। अगर आगे आपसे संपर्क करके तुरंत ले लिया तो ले लिया। उसके बाद वो नोएडा के रेट हो जाएंगे 3 लाख से कुछ नहीं, मीटर कम नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला आने वाले टाइम में, बिकॉज वो एक्सप्रेसवे पे आपको लैंड नहीं मिलेगी। पीछे के सेक्टर्स में आपको हाउसिंग सेक्टर जाना जी। पड़ेगा। फिर सेक्टर 22D आ जाता है। 22D में भी देखिए बिल्डर्स आ रहे हैं, सब हाई राइज लेके आ रहे हैं ना, प्लॉट तो कोई लेके नहीं आने वाला फ्यूचर में भी, ठीक है। 1.5 लाख सब आपका सामने सामने रेट है, जितना भी आपको अलॉटमेंट हो रही है इसकी। जी। तो ये अलॉटमेंट चलती जाएंगी। और उसके बाद जो सेक्टर 22E है वो कॉर्पोरेट के लैंड उसमें अलॉट हुए हैं, और आईटी के लैंड पे अलॉट हुए आईटी हैं, के भी हैं, इंस्टीट्यूशनल भी हैं, आईटी के और लैंड पे अलॉट हुए हैं। और यही जो कॉर्पोरेट के लैंड है फ्यूचर में आईटी के लैंड कन्वर्ट हो जाएंगे, जी। क्योंकि इंडिया की जिस तरह से स्टार्टअप को इकोसिस्टम बन रहा है, अब जो यंग जनरेशन है, मेरा आईआईटी में पढ़ रहा है मेरा भांजा, और वो आज अभी छुट्टी पे आया हुआ है, और उसकी डेली की डेली जो है फॉरेन बच्चों के साथ में उनकी जो चलती है, शाम को बैठ के उसे अटेंड करना पड़ता है सेमिनार्स, ठीक है, शाम को। और वो यूएस के बच्चे हैं, जो यूएस के बड़े बड़े कॉलेजेस के, और वो स्टार्टअप पे डिस्कस करता है। तो वो क्या आईआईटी करने के बाद सरकारी इंजीनियर नहीं बनने वाला है, उसका माइंडसेट आज से बना दिया गया है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए क्रिएट कर रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी, हमारे योगी जी वगैरह जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको भी कंपनी चाहिए होगी। वो भी आईटी कंपनी खोलेगा आगे चल के, फ्यूचर निकलने के बाद आईआईटी में उसको भी स्पेस चाहिए होगा, तो कहाँ लेगा? यमुना एक्सप्रेसवे। और ये भूल जाइए आप, मैं साउथ भी काट के आया हूँ, बैंगलोर भी काट के आया हूँ, वहाँ पे कॉम्पीट करने के लिए पूना है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, बेंगलुरु, और भी आईटी हब्स आ रहे हैं, बट नॉर्थ इंडिया में एक ही सेंटर है,
वो है नोएडा और गुड़गांव। आप लेफ्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, गुजरात चले जाओ, नहीं कर पाया। आप इधर चले जाओ, ईस्टर्न सेक्टर तो ऐसे भी अभी हमारे स्टेट्स में है, तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं स्कोप। तो जो भी कंसंट्रेशन आना है नॉर्थ इंडिया का, जो पावर आना है, ये गुड़गांव को भी हरा देगा। ये नोएडा आने वाले टाइम में सारी कंपनीज यहाँ को शिफ्ट कर जाएगी। स्पेसियस है, काफी स्पेसियस लैंड है, स्पेसियस है और बहुत प्रॉपर तरीके वे से में है। अलॉटमेंट है। सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में सबसे नंबर 1 पे अब यूपी आने वाला है। तो आप समझ जाइए कि ये यमुना एक्सप्रेस पे क्या होने वाला है। वो यूपी की आज भी आर्थिक राजधानी नोएडा है। नोएडा ही है। हाँ, पूरे यूपी को मतलब सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से अब ये जाता है। एनसीआर को भी कहीं ना कहीं, एनसीआर की इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर लेगा। दिल्ली और गुड़गांव से आगे बढ़ के आने वाला टाइम अब नोएडा आप, रहने मेरे को तो ये लगता है, मेरी जो मतलब सोच है भाई, आप ये देखो कि ये तो एक्सप्रेसवे, जो यमुना एक्सप्रेसवे, ये तो आने वाले और 5 साल, 10 साल, 15 साल में, 15 साल में यहाँ से लेके आगरा तक दोनों साइड में आपको फुल डेवलप नजर फुल आएगा। डेवलपमेंट बहुत बात कर लेते ये वाला आपका जो गाजियाबाद से लेकर जो एक्सप्रेसवे है, स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे जहाँ न्यू नोएडा बन रहा है, ये आपका खुर्जा तक पूरा कवर खुर्जा कर तक लेगा। पूरा कवर बीच की बेल्ट में डेवलपमेंट है ही, एग्जैक्टली। तो एक तरीके से बहुत बड़ा लैंड पैच है, बहुत बड़ा लैंड पैच, जहाँ पर आपका रिहायश, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल, आईटी, आप मानो कच्चा माल बंदरगांव से डीएमआईसी कॉरिडोर से यहाँ आएगा, एग्जैक्टली कच्चा माल इधर आएगा। तो यहाँ से फिर एनसीआर में सप्लाई होगा। जितने वेयर हाउस और ये सब आउटर में ही बनने हैं, तो मतलब डेवलपमेंट सारा हो ही रहा है। बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। नए नए बिल्डरों के बारे में बताओ, जो अभी यमुना यमुना एक्सप्रेसवे पे देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे में आने वाले टाइम में रेसिडेंशियल में काफ़ी बिल्डर एंट्री करने वाले हैं, जिसमें कि आप जानते हैं कि गौड़ का भी अपना 9 to 11 एकड़ पे आने वाला है। वीवीआईपी एक नोएडा एक्सटेंशन का अच्छा बिल्डर है, वो आ रहा है। उसके बाद एलडी को पूर्वांचल ने लॉन्च कर ही दिया है। उस सनवर्ल्ड करके बहुत बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट की, उसका बहुत बड़ा लैंड पैच है, तो कहीं ना कहीं M3M का अलॉटमेंट भी उसी में होने वाला है, इनका कोलोजियम है। तो सनवर्ल्ड आएगा। उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि मतलब भूटानी का आपने सुना ही है, फिल्म सिटी में भूटानी ने और भी जगह पे लैंड में एमओयू चल रहे हैं। तो सेक्टर 22D आने वाले टाइम का एक मतलब बड़ा रियल एस्टेट का, जिस तरह से आपका नोएडा, सेंट्रल नोएडा है, उस तरह का रेसिडेंशियल हब होने वाला है। इसमें और भी बिल्डर्स ऐड ऑन होंगे, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। आपने देखा एलडी को आते ही सील आउट होगा, जो पहले भी डिस्कस किया मैंने, पूर्वांचल सील हो रहा है। क्यों, आपको क्या लग रहा है कि ये की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी बढ़ रही है, रेट भी देखो खूब हाई है, फिर भी सेल हो रहा है, फिर भी सेल हो जा रही है करके। तो इस तरह से मतलब और भी अभी बिल्डर जो हैं आने वाले हैं। और इसके अलावा कमर्शियल में कहूँगा कि आने वाले एयरपोर्ट की में भी जो है अलॉटमेंट शुरू हो रही है, बड़े बड़े होटल्स की जो है अलॉटमेंट शुरू हो रही हैं। तो वहाँ भी आने वाले टाइम में आप जैसे गुड़गांव में देखते हैं, साइबर सिटी वगैरह देखी है, उस तरह के अलॉटमेंट्स होंगे फ्यूचर में। नोएडा के पास जो भी है पूरा रेड में आप देखा होगा, कमर्शियल जोन बनाया हुआ है। तो जो मैं सबसे ज़्यादा हाई क्लास आईटी और आईटीएस और होटल्स की जो अलॉटमेंट्स होंगी, वो जस्ट एयरपोर्ट के सामने में होंगी, और वहाँ भी अच्छे अच्छे बिल्डर्स एंट्री करेंगे आने वाले टाइम में। बस हमारा इंतजार एयरपोर्ट का है, जैसे आप लोग एयरपोर्ट रेडी करवाते हैं। तो एयरपोर्ट शुरू होने के बाद मतलब कमर्शियल गतिविधि आने से थोड़ा सा बहुत मतलब तेजी से पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। बहुत तेजी से यमुना एक्सप्रेस। और थोड़ा सा हल्के बिल्डरों में क्या काम कर रहे हो आप अभी? देखिए बिल्डर में ना हमें क्या है कि बेसिकली जो पहले नोएडा में हुआ था, आपने देखा होगा कि क्या हुआ कि बहुत सारे बिल्डर्स काम करने लगे थे और सब फेल हो गए थे। उसको भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, पहले बिल्डर से डिस्कस करने से पहले। तो 2009, 10, 11 की कहानी है। उसके बाद हमारे पास में एक बहुत अच्छी बॉडी मिली, रेरा अब आ चुकी है प्रॉपर एनर्जी में, और पूरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आ गई। पहले वो भी नहीं कर, पुराने प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने में उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। रेरा बॉडी के अकॉर्डिंग 70% पैसा आपका जो बिल्डर का एस्क्रो अकाउंट में जाता है, जिसमें रेरा भी रखती है होल्ड, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि बिल्डर का असेसमेंट भी शुरू हुआ, बिल्डरों का मतलब छटनी शुरू हुई। जितने भी छोटे बिल्डर्स थे ना, निकलना शुरू हो गए मार्केट से, और जितने डूबे बिल्डर्स थे उनको अच्छे बिल्डरों ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया उसके लैंड में, जिस लैंड में कि जेपी से प्रॉपर्टीज़ ली है, गौड़ ने भी खरीदी है। तो इसमें अनअसेस्ड अनप्लान्ड बिल्डर्स निकल गए, और जो अच्छे बिल्डर्स थे, जो रेटिंग थी जिनकी, वो रेरा लेके आने लगे। तो अगर बिल्डर कोई रेरा ले रहा है, तो बिल्डर की कैपेबिलिटी पे मैटर नहीं करता है, हमें थोड़ा सा असेसमेंट करना पड़ता है कि वो लैंड फुल्ली पेड अप है कि नहीं। किसी स्कीम में तो नहीं मिली है, 10% स्कीम में मिली थी, जिसके कारण हमारा नोएडा खराब हुआ। नोएडा में क्यों, इस गवर्नमेंट ने 10% स्कीम दी, 10% में आप लैंड लो और बिल्डिंग बनाओ। इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां फंस गई और वो कंप्लीट नहीं कर पाई। एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, जब अथॉरिटी ने पैसा मांग लिया कि लाओ 90%, तो फेल हो गई, क्रैप कर गई थी। आज की पॉलिसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो है 100% पेमेंट करो और ज़मीन पे अपना काम धंधा शुरू करो, रेरा लो। तो इसके हिसाब से अगर कोई छोटा बिल्डर भी है, तो अगर उसके पास में खुद का लैंड है और वो रेरा उसको प्रॉपर मिल रहा है, तो उसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं। उसमें आप उस प्रोडक्ट को आराम से वो बना लेगा, उसमें कोई भी जिस तरह से मार्केट कॉम्पिटिशन का चल रहा है, ठीक है।
तो इसमें मैं जो है अपने बिल्डर्स की बात करूँ तो काफ़ी हैं, जैसे कि अभी हम बिग टेक के साथ काम कर रहे हैं, जो सॉलिटेरियन ग्रुप की कंपनी है, प्रोजेक्ट है, और ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नॉलेज पार्क 3 में आ रहा है। ठीक है, इसमें जो है कहीं न कहीं पूरा का पूरा नॉलेज पार्क 3 में वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, आपने देखा होगा कम से कम 97 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके अलावा जो है वहाँ पे कम से कम नहीं तो 1.25 लाख बच्चों का भीड़ है वहाँ पे। बट वहाँ पे कोई बच्चों के खाने-पीने की सुविधा है नहीं, बट बेटर शॉपिंग के लिए है नहीं, उनको जगत फार्म जाना पड़ता है। तो एक नॉलेज पार्क 3 में एक लैंड था कमर्शियल, कॉर्नर का सॉलिटेरियन ग्रुप का, उसी पे जो है करीबन वो तो 5 मॉल एकड़। बना हुआ है ऑलरेडी। वो मॉल वहाँ पे नहीं बने, वहाँ पे मॉल जो पुराने थे वो बहुत पुराने बने थे कि वो लैंड कनेक्ट भी नहीं हुई थी। वो 145 से अब कनेक्ट हो रही है, रोड अब से नहीं और जा ये रही। ब्रिज बन गया है ब्रिज उस पे बन रही है हिंडन ना, के वो ऊपर। कनेक्टिविटी के बाद वो सर्किल पे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो उसी लैंड पे से फंस गए, 10-20 10-80 में फंस गए थे, जिनकी वजह से उनके पास लैंड था नहीं, अथॉरिटी के वो ड्यूज दे नहीं पाए। बट ये ग्रुप ने क्या है, 100% पेड ऑफ लैंड है। तो ये मॉल जब बने, ये मॉल प्रॉपर बना नहीं है, वो एरा ग्रुप का था, एरा ग्रुप के पास था। वो भी लैंड ड्यूज पूरी नहीं कर पाई थी, सॉलिटेरियन ग्रुप ने इसको लिया, इसकी पेमेंट पूरी की, फिर उसको अभी ऑफिस विजन ऑफिस करके आईटी ऑफिस आई है वहाँ पे। तो वो आईटी ऑफिसेज आने लगी। उसी कॉम्प्लेक्स में बच्चों के लिए जो मतलब एक अच्छा मॉल बना रहे हैं, जिसमें कि ऊपर में आपका मल्टीप्लेक्स रहेगा, ऑफिस स्पेसेस रहेंगी, एक फ्लोर पे गेमिंग जोन रहेगा उनके गेम खेलने के लिए बच्चों के लिए, और एक पे रहेगा फूड कोर्ट्स रहेंगे, और नीचे में बड़े रिटेल स्टोर्स रहेंगे, बड़े बड़े एंकर स्टोर्स रहेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट पे भी वर्किंग की जा रही है, वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज यहाँ कमर्शियल का अभी इतना चलन है नहीं, लैंड्स भी नहीं है कमर्शियल की। बाकी और भी बिल्डर्स अभी यमुना पे भी आएंगे, बहुत सारे कंपटीशन आएंगे आने वाले टाइम में। आप भी, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, हमारा आने प्लॉटों आप का ही भी कॉन्सेप्ट रहेगा। हाँ, प्लॉट प्रॉपर डेवलपमेंट प्लॉटों भी का। देखिए, डेवलपर्स ही क्योंकि होते हैं। हमने शुरू से स्टार्टिंग में ज़मीन में काम करने की कोशिश करी है, तो हम प्रॉपर उसी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा प्लानिंग मथुरा वृंदावन का बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी बात। उसमें बहुत कुछ अच्छा डिलीवर करेंगे, क्योंकि एक तो सेफ साइड इन्वेस्टमेंट है एग्जैक्टली। और देखो सस्ता भी है। अब एक्सेलेंटली। जैसे गौतम बुद्ध नगर के अंदर है, एक्सप्रेस वे पे ही बात करें तो कहीं भी 143 होती नहीं है, ना धारा 80 नहीं होती है। होती है। ठीक है, तो वो जो भी कॉलोनी काटते हैं वो गलत तरीके से कॉलोनी काटते हैं। कल एग्जैक्टली। कौन पे बुलडोजर चलता है, ये वो चलता है। एग्जैक्टली। अब जैसे मथुरा वृंदावन है, एक तो क्या है, सांस्कृतिक हम्म। जगह है, हम्म। एक फुटफॉल लोगों का ज्यादा रहता है, फिर एक ब्रज की भूमि में हर एक आदमी अपना मकान बनाना चाहता है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। बनाना भी नहीं चाहता तो लेके रखना चाहता है कि भाई मैं वीकेंड पे जाऊं हम्म। तो मैं अपना क्या बोलते स्टे कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। हम्म। और बाकी वैसे भी वहाँ एयरबीएनबी का बहुत तगड़ा रोल है इस टाइम, अच्छा। सही है। क्योंकि एयरबीएनबी से क्या हो रहा है ना, लोग जाते हैं, स्टे एग्जैक्टली। करते हैं अपने और आ जाते हैं बहुत सही है। आउटर आउटर में। सही है। फिर क्योंकि अंदर तो जाओगे तो आप होटल जाओगे या कहीं भी काफी महंगा है, तो वहाँ फार्म हाउस का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तगड़ा ट्रेंड चल अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा। प्लस आपका रिहाइश के प्लॉट्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है। बहुत तो हम सही। जो भी कुछ देख रहे हैं वो सेफ साइड देख रहे हैं। हमारी टीम प्रॉपर मथुरा वृंदावन में ही काम कर रही है, बहुत सही। बहुत सही। प्रॉपर प्रोफेशनली तरीके से हम उसके डॉक्यूमेंटेशन पर उस पर डीपली वर्क कर रहे हैं। जैसे ही कुछ फाइनलाइज होता है फिर लॉन्च करेंगे तरीके से। तो हम सही है, लग सही। रहे हैं प्रॉपर। नहीं नहीं, सही। बाकी कि यहाँ अगर हम कच्चे का कोई काम करते हैं तो वो बेकार है, वो व्यर्थ एग्जैक्टली। है। उसमें तो आप क्या बोलते हैं, करो तो आउटर करो बिल्कुल जाके, जो कि बिल्कुल रडार से बाहर हो। अगर आप हॉट लोकेशन देना चाहोगे तो हॉट लोकेशन हमेशा अथॉरिटी को भी तो चाहिए ना। एग्जैक्टली। ऑलरेडी उसने प्लॉट्स वहां दे रखे हैं, फ्लैट्स वहां दे रखे हैं, तो छोड़ेगी नहीं। वो छोड़ेगी नहीं। एग्जैक्टली। किसी गरीब का पैसा या किसी आम आदमी का पैसा हम ऐसी जगह लगवाएं ना जहाँ सेफ बाकेट के अंदर रहे। भाई पहले दिन से हम चिल्लाते आ रहे हैं सेफ बाकेट, सेफ बाकेट, सेफ बाकेट, हम ही उसको अनसेफ बाकेट में डाल देंगे तो फिर क्या फायदा। एग्जैक्टली। तो हम वही, मतलब कल की भी गारंटी हो, वो काम होना चाहिए। नहीं, वो तो सही उसी बोल पे रहे हैं। हम होमवर्क कर रहे हैं, डीपली नहीं, होमवर्क कर बहुत रहे हैं। अच्छी बात है। तो ये पॉडकास्ट अमित जी हमने आपने शूट किया, इसमें बहुत सारी ये बातें हम और भी कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना, आदमी जो पॉडकास्ट देख रहा है उसका एक टाइम पे मन 1-1.5 घंटा देख के ना थोड़ा सा विचलित होता है। अच्छा अच्छा। तो हम कोई नई चीज दोबारा लेके आएंगे, हाँ। दोबारा लंबा 1 घंटे का पक्का पॉडकास्ट पक्का। बनाएंगे। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो में कोई त्रुटि नजर आई हो हमारी तरफ से, अमित जी की तरफ से, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं। हम आपको एक अच्छी वीडियो सॉल्यूशन करके डिलीवर करेंगे। तो अभी करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आपको संपर्क करना है अमित जी को, अमित जी का नंबर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको संपर्क करना है मेरे से, मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। तो अभी करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए पॉडकास्ट के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल हमें अप्रिशिएट करें। अमित जी कुछ और कहना है हमारे व्यूअर्स? मैं लास्ट एक कंक्लूजन यही देना चाहूँगा, जो कि मेरा मोटो रहा है आज आपके जी। पॉडकास्ट में आने का, कि देखिए हमारी फिर वही है कि आप वही रहेगा कि थोड़ा एक डिफेंस वाला आपको कहीं भी मिलता है ना, तो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट रखिए। किसी भी विभाग में कहीं भी रहिएगा
तो उसको ज़रूर एक पॉजिटिव पॉइंट के तरीके से रिस्पेक्ट दीजिएगा। और मुझे ये बिलीव ज़रूर है कि हमारे पॉडकास्ट से जो हमने कहा जो कि एक रिजर्वेशन की बात की है, ये कहीं न कहीं गवर्नमेंट के पास ज़रूर पहुँचाएँगे ये लोग, क्योंकि इसमें बहुत ये लोग देख रहे होंगे। पहुंचेगा, नहीं और मुझे पहुंचेगा तो हम पे इस यूपी पे और बात करेंगे। योगी जी पे बिलीव है कि पहला इम्प्लीमेंटेशन वही करेंगे, जी क्योंकि जी, फौजियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर वही लेके आए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ सबसे ज़्यादा फौजी होते हैं यूपी में। योगी जी से मुझे है कि वो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन योगी जी ही करेंगे और यूपी में ही होगा। जी, थैंक्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।